एनटीपीसी में पूछे गए कुछ सवालों को हम लोग पिछले वीडियो में नहीं कर पाए, जिसका सॉल्यूशन आज हम लोग लेने जा रहे हैं। आपका पहला सवाल, CI की दर से कोई धन 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में 1700 हो जाता है तो दर बताएं। मतलब 2 वर्ष में 1600 रुपया और 3 वर्ष में 1700 रुपया हो जाता है। क्वेश्चन कहता है दर बताएं। देखिए कुछ नहीं करना है, 1600 से 1700 हो गया तो 100 रुपया ब्याज मिला ना, कितना में 1600 में गुना 100, ये आपका आंसर है। यानी क्या 4 और ये 25, 6.1/4%। आप शायद समझने में आपको दिक्कत हो रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये तो साधारण ब्याज हो रहा है, यहाँ साधारण ब्याज ही होगा। आइए जरा सा इस बात को आप समझ लीजिए। मान लीजिए सन 2000 में हमारे पास P रुपया था, 2002 में कितना हो गया तो 1600 और 2003 में कितना हो गया तो वही धन 1700 हो गया। आप यहां से यहां आने में कितना वर्ष ले रहे हैं, 2 वर्ष। आप यहां से यहां आने में 3 वर्ष ले रहे हैं, लेकिन यहां से यहां आने में तो 1 ही वर्ष लग रहा है। और 1 वर्ष में साधारण ब्याज क्या और चक्रवृद्धि ब्याज क्या अलग होता है क्या? नहीं। 1 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान एक ही होता है, तो साधारण ब्याज से ही हम लोग चल लिए, सिर्फ दर निकाल लिए। दर किसको कहते हैं? 100 में मिलने वाली राशि को दर कहते हैं। तो 1600 में 100 मिला तो 100 में क्या मिलेगा, वही आंसर होगा ना। आप फॉर्मूला रख के भी देखेंगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन बहुत वक्त लगेगा। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 20% वार्षिक CI की दर से 2 वर्ष का CI तथा SI का अंतर 50 रुपया है तो धन क्या है? बहुत साधारण सा सवाल। अगर धन P है तो पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा? पहले वर्ष का ब्याज इतना होगा। बहुत साधारण बात। और 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है ना, वो ब्याज का ब्याज होता है। पहले साल ब्याज, दूसरे साल ब्याज, साधारण ब्याज में ऐसा होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? पहले साल ब्याज, दूसरे साल ब्याज भी, और उस ब्याज का भी ब्याज जो पिछले साल मिला था ना, वही अंतर हो जाता है। तो ये है ब्याज, और इसका ब्याज जब निकालिएगा तो यही डिफरेंस होगा। तो ये ब्याज का ब्याज और यही अंतर, ये 50 के बराबर। इसी को हल कर लेते हैं। ये 5 बार में, ये 5 बार में 25, 25, 25 सवा 100, P का मान 1250। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या 40%, कोई परेशानी? 20% वार्षिक, 20 और 20। और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या 44%। इस बात में भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप पिछले वीडियो में ये बात देख चुके हैं। 20, 20 और 20 का 20 होगा ना 44%। डिफरेंस कितने का? डिफरेंस 4% का, और डिफरेंस कितने का? 50 का। तो 100% का मान, ये आपका आंसर है। आइए 50/4 गुना 100, ये 25 बार में कटेगा, 25, 25 सवा 100, ये आपका आंसर है। आइए हम लोग, अन्यथा हम लोग अगर फॉर्मूला को देखें तो बहुत वक्त लगेगा। अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, यदि माध्यिका बराबर 10, बहुलक बराबर 5 हो तो माध्य बराबर क्या? तो माध्य माध्यिका बहुलक में एक संबंध होता है क्या? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। और यहां 3 में से 2 का मान हमारे पास है, तो तीसरे का मान निकालने में क्या दिक्कत? बहुलक 5, 3 गुना 10 माइनस 2 माध्य। 2 माध्य को इधर लाएंगे, 2 माध्य बराबर क्या 30 माइनस 5, माध्य बराबर क्या 25/2। ये आपका आंसर। अगला सवाल, किसी वृत्त पर 3 बिंदुएं x, y, z इस प्रकार है कि एंगल y x z बराबर 90 तथा x y x z बराबर 7√2 हो तो त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए कुछ नहीं है सवाल में, सवाल ये कहता है, सवाल ये कह रहा है
अगर ये y है, ये x है और ये z है तो ये 90 डिग्री का कोण है, यही ना। अब इसको मिलाएंगे तो ये रेखा क्या होगा, ये रेखा व्यास होगा। क्यों व्यास होगा? क्योंकि व्यास ही परिधि पर 90 बना सकता है और कोई नहीं, और ये 90 दिया हुआ है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है और जो 90 बनाएगा वो व्यास होगा, तो ये व्यास है। और ये कितना दिया है 7√2 और ये कितना दिया है 7√2। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप देखिए ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन रहा है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण भुजा का √2 गुना होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण भुजा का √2 गुना होता है। तो ये 7√2 है तो ये 14 होगा क्या, और ये 14 होगा तो त्रिज्या 7 होगा क्या। कहीं कोई कैलकुलेशन का आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये मेमोरी पर आधारित क्वेश्चन है, जो हम लोग को याद रह गया है, कुछ स्टूडेंट को याद रह गया है एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें कुछ डिजिट अलग भी हो सकता है। और आप लोग जैसे ही एग्जाम से बाहर आते हैं आप टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से आप क्वेश्चन को भेजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट को जल्द से जल्द हम सॉल्यूशन पहुंचा सके। अगला सवाल आपका, एक आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रिंटिंग करने की लागत 40,000 रुपया है, तो आयताकार शीट की लंबाई क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 40,000 रुपया लागत है, ये 40,000 खर्च होता है और खर्च होने का दर क्या है, तो 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर में खर्च कितना 10 रुपया, तो 10 रुपया से भाग लगा देंगे तो कितना वर्ग मीटर होगा ये पता चल जाएगा। ये टोटल खर्च है ना, टोटल एरिया का खर्च है ये, और ये 1 वर्ग मीटर का खर्च है। 1 वर्ग मीटर से भाग लगाएंगे तो कितना वर्ग मीटर होगा वो पता चल जाएगा। जैसे आपका खर्चा 100 रुपया हुआ है और 1 वर्ग मीटर में 5 रुपया लगता है तो कितना होगा 20 वर्ग मीटर होगा। वही काम यहाँ है, 40,000 रुपया हमारा खर्च हो गया है और 1 वर्ग मीटर में 10 रुपया लगता है तो कितना वर्ग मीटर होगा, तो इतना वर्ग मीटर होगा। और ये क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 8x चौड़ाई 5x, तो 8 × 40, ये 40 कट जाएगा तो बचेगा क्या 100। x² बराबर 100, x बराबर 10, x बराबर 10 तो 8x बराबर क्या 80 आप लिख सकते हैं। अभी भी अगर इस बात को समझने में दिक्कत है तो आप भाग मत लगाइए, आप ये लाइन समझिए। 8x गुना 5x, ये क्या निकला आप कहिएगा एरिया। और 1 वर्ग मीटर में खर्च कितना 10 रुपया, 2 वर्ग मीटर में खर्च कितना 10 गुना 2, 3 वर्ग मीटर में 10 गुना 3, और इतना वर्ग मीटर में खर्च कितना इतना गुना 10। आपका खर्च कितना होगा इतना, और आपका खर्च कितना दिया हुआ इतना। ये बात आप समझ लीजिए, जो आप समझना चाहें एक ही बात है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल, एक मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात 3:2 है। 10 लीटर अम्ल मिलाने पर यह अनुपात 3:4 हो जाता है। आरंभिक मिश्रण की मात्रा बताएं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरंभ में पानी और अम्ल इतना इतना है, 3:2 तो 3x 2x हम लोग ले लिए मात्रा। अब क्वेश्चन कहता है 10 लीटर अम्ल मिला देना है तो ये रेशियो 3:4 हो जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 3 कैंसिल, 4 इधर लाएंगे, 4x बराबर 2x प्लस 10 इधर आएगा तो 2x बराबर 10, x बराबर 5, x का मान 5 तो ये कितना 15 और ये कितना 10, जोड़ेंगे तो कितना है कुल मिलाकर 25। ये आपका आंसर है। देखिए इसी सवाल को आप ऐसे भी देख सकते हैं, 3:2 जो था वो बदलकर 3:4 हो गया। यही सवाल कहता है ना,
तो ये वृद्धि क्या हो रहा है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें परिवर्तन क्या 2 से 4 हो गया है, वृद्धि 2 का और वृद्धि कितने का 10 का, आप 10 मिला रहे हैं उसमें, तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर 5 और 5 बराबर क्या 25, ये आपका आंसर है। हम लोग आते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 तथा x प्लस वाई बराबर 5 हो तो हमको मान चाहिए x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 का मान। देखिए यहां हम लोग छोटा छोटा वैल्यू रख लें और चेक कर लें कि 35 को संतुष्ट करता है या नहीं। इसका मान 1, इसका मान 4 रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो ये 4 होगा, तो इसका क्यूब 1 और इसका क्यूब 64, ये नहीं होगा। अगर इसका मान 2, इसका मान 3 रखते हैं तो ये 8 और 27, यानी ये 35 को संतुष्ट करता है, 8 और 27। इसका मतलब x और y का मान यही होगा, और x और y का मान पता चल गया, हमको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखिए x का मान कितना हो जाएगा 16, x पर पावर 4 का मान 16 और y पर पावर 4 का मान 81, आपका आंसर होगा 97। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए। देखिए दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35, इसको तोड़ के आप क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या 35, और आप इसका मान जानते हैं 5, ये 5 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 35। क्या ये 7 बार में कट जाएगा, कट जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, अब इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बार बार हम लोग x प्लस वाई के फॉर्म में जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास मान किसका x प्लस वाई का, x माइनस वाई का मान तो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ x माइनस वाई के का भी होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं, करके मिलेगा क्या, आपके पास तो x प्लस वाई का मान है ना, तो उसी फॉर्म में जाना होगा, और क्या लिखना होगा -3xy, इसके बराबर ही ना आपको लिखना होगा कि कुछ अलग बात लिख देंगे, नहीं, ये स्क्वायर के फॉर्म में गए और इसको बैलेंस कर लिए। अब बराबर क्या 7, इसका मान आप जानते हैं, बार बार x प्लस वाई के फॉर्म में जाने का रीजन, इसका मान पता है हमको। अब इसका मान 25, और ये इधर आएगा तो 7, और ये इधर जाएगा तो 3xy, ये कितना 18 बराबर क्या 3xy, xy का मान कितना 6। अभी भी आपका आंसर नहीं आया, आपको और आगे क्या करना होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या 4xy, x प्लस वाई का मान 5, ये हो जाएगा 25, माइनस इसका मान 6, इसका मान 4, ये हो जाएगा 24, और बराबर 1, इसलिए x माइनस वाई बराबर क्या 1। अब x प्लस वाई का मान आप जानते हैं 5 दिया हुआ है, 2x बराबर 6, x बराबर 3, y बराबर 2। आपको यहां से मान लाना होगा x y, तब मान रखेंगे तब उत्तर आएगा। इस काम से ज्यादा बेहतर तो था कि हम लोग वैल्यू रख दें और उसको संतुष्ट करा दें, जो संतुष्ट कर देगा वही आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका 8 पर पावर 10 गुना 9 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 8 का अभाज्य गुणनखंड बताएं। अभाज्य गुणनखंड कब होता है, जैसे ये 8 है तो 8 का एक टुकड़ा 4 भी होगा, तो ये क्या अभाज्य है क्या, या 8 अभाज्य है क्या, नहीं। जब तक ये 2 गुना 2 गुना 2 के फॉर्म में नहीं आ जाएगा तब तक हम अभाज्य नहीं कह पाएंगे। 8 को अभाज्य कहेंगे क्या, नहीं। मतलब इसका इतना टुकड़ा कर दें कि जिससे अधिक टुकड़ा संभव नहीं है, क्योंकि अभाज्य का फिर टुकड़ा नहीं होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 पर पावर, यहाँ 8 पर पावर 10 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 पर पावर नहीं लिख के हम लोग 3 पर पावर लिखते हैं 14, और यहाँ 7 पर पावर 8 ही, क्योंकि 7 नहीं टूट सकता है। तो 2 कितनी बार 30 बार, 3 कितनी बार 14 बार, 7 कितनी बार 8 बार, यही आपका आंसर हो जाएगा।
14, 8, 22, 30, 52। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 52। इसी तरह का एक और सवाल बार बार पूछा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, शायद हो सकता है अगले एग्जाम में ये सवाल हो, 540 का गुणनखंड की संख्या बताएं। गुणनखंड की संख्या बताएं। तो हम इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या समझेंगे? उस क्वेश्चन में क्या बोला? अभाज्य गुणनखंड, मतलब सबसे छोटा संख्या होना चाहिए। लेकिन यहां गुणनखंड बोला, इसका एक गुणनखंड 2 भी होगा, एक गुणनखंड 4 भी होगा। 2 को भी गिनना है, 4 को भी गिनना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके गुणनखंडों की संख्या क्या है, कौन कौन इसको भाग लगा सकता है। तो 1 से लेकर हम लोग 40 तक जोड़ेंगे, 540 तक जोड़ेंगे तो बहुत वक्त लगेगा ना। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ये 540 है। मतलब 2 पर पावर क्या? 2, 3 पर पावर क्या? 3, और 5 पर पावर क्या? 1। तो इस पर 1 बढ़ा देना है, ये 3, इस पर 1 बढ़ा देना है 4, इस पर 1 बढ़ा देना है 2, और इसी को आप गुना कर देंगे, जोड़ना नहीं, गुना करना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इतनी होगी, 4 तिया 12 दूना 24। ये दोनों सवाल कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कभी हम ये आंसर देते हैं, कभी ये आंसर देते हैं, दोनों सवाल अलग है। फिर से समझिए, सवाल यहां क्या बोला? अभाज्य। अभाज्य मतलब ऐसा संख्या जिसका और टुकड़ा नहीं हो। तो 8 का तो टुकड़ा होगा, 9 का तो टुकड़ा होगा, तो 9 को हमने 3 बना दिया, क्या अब उसका टुकड़ा होगा क्या? तो वहां से अब संख्या गिन देना है। लेकिन यहां ये नहीं बोला। अभाज्य वर्ड यहां है क्या? यहां सिर्फ है कि गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो गुणनखंड की संख्या निकालने का ये शॉर्टेस्ट तरीका होगा। अन्यथा आपको चेक करना होगा 540 को कौन भाग लगाता है, 1, 2, 3, इस तरह चेक करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। तो उसके लिए आपके पास ये विकल्प है। आइए हम लोग आते हैं अगला सवाल आपका। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि क्षेत्रफल को दुगुना कर दें तो त्रिज्या कितना गुना हो जाएगा? इसके लिए तो किसी क्षेत्रफल वगैरह का क्या आवश्यकता हमको? क्षेत्रफल को 2 गुना करेंगे, त्रिज्या √2 गुना होगा। आपका आंसर ये है। कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको कई एक बार बताया गया है कि देखिए, त्रिज्या, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल, इन सब में क्या संबंध होता है? अगर त्रिज्या को 2 गुना करते हैं तो व्यास भी 2 गुना होता है, बिना कुछ सोचे समझे। अगर आपका सवाल कहता है किसी वृत्त के त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो व्यास कितना गुना? 2 गुना। परिधि कितना गुना? 2 गुना। क्षेत्रफल कितना गुना? 2 स्क्वायर गुना। बस यही आपको बताया गया है कि तीनों का रेशियो एक ही जैसा बदलेगा। इसको 5 गुना तो ये भी 5 गुना, ये भी 5 गुना, और ये 5 स्क्वायर गुना। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर गुना। तो इसको 2 गुना करेंगे तो ये 2 स्क्वायर गुना होगा, और इसको 2 गुना करेंगे तब ये √2 गुना होगा, क्योंकि संबंध स्क्वायर का होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? तो यहां हमको किसी डाटा का, किसी और चीज का कोई आवश्यकता है क्या? ये बात कई एक बार आपको बताया गया है। आइए हम लोग, अगर हम लोग डाटा में जाएंगे, त्रिज्या निकालेंगे, दुगना करेंगे, बहुत समय बर्बाद होगा। हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है, इसका मान निकालना है। बहुत आसान। इस दोनों को एक ही रूट में हम लोग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? गुना में है। तो ये क्या है? 9 गुना 8, और ये क्या है? 9 गुना 2। तो आप इस 9 का मान 9 और 9 दोनों में से एक 9 बाहर आएगा, और ये 8 दूना 16, इसका मान कितना? 4। प्लस क्या? अब देखिए, इसका मान क्या? 0.2, और इसका मान क्या? 0.8। इस बात में कोई परेशानी क्या? यहां क्या होगा? 2। आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो दशमलव हटा लीजिए, बटा 100। अब देखिए, 4 का क्या होगा? 2, 100 का क्या होगा? 10, 0.2, 0.8। तो ये 36 और प्लस ये 1, आपका आंसर 37 होगा। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, उन्नयन कोण 30 डिग्री और 36 से 25 सेंटीमीटर दूर है, खंभे की ऊंचाई निकालें। हाइट एंड डिस्टेंस का इससे साधारण सवाल क्या होगा? सवाल कह रहा है एक खंभे की ऊंचाई
उन्नयन कोण का मान कितना दिया है, उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री और क्षैतिज से 25 सेंटीमीटर दूर, क्षैतिज से 25 सेंटीमीटर दूर, ये 25 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कहता है इसका मान निकालें। और जितना बात हम लोग इस चैप्टर में समझ चुके हैं ये हमारे पास है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हम लोग ये जानते हैं जब ये 30 डिग्री होता है तो आधार ऊंचाई का √3 गुना होता है, तो ऊंचाई √3 भाग हो जाएगा 25/√3। ये आपका आंसर है, कुछ करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये हम लोग पहले से कर चुके हैं तो नहीं कर चुके हैं तब ऐसा लिखिए tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या 25 और ये क्या 1/√3 लंब बटा 25 और इसको गुना कीजिएगा तो √3 लंब बराबर 25, लंब बराबर क्या 25/√3। ये आपका आंसर है। हालांकि हम लोग जब ये पढ़े थे तो देखे थे क्या कि ये 30 और 60 में इन दोनों का रिलेशन क्या होता है। जब 30 डिग्री होता है तो आधार इसका √3 गुना होता है और जब 60 डिग्री होता है तो लंब आधार का √3 गुना होता है, यही तो होता है। और ये हम कहां से लाए, पॉकेट से नहीं, उसी फॉर्मूला से। देखिए tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3, मतलब लंब 1 होगा और ये 1 का √3 गुना होगा, तो यही से हम लोग लिख सकते हैं ना। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत निकालें। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग 1 रुपया ले लेते हैं, तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 8 रुपया, और ये बराबर किसके होगा 8 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के। लिख लेते हैं 5 वस्तु का विक्रय मूल्य इतना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या 8/5, ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य हो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है तो लाभ हानि तो होना ही होना है। लाभ कह रहा है तो लाभ बराबर कितना 8/5 माइनस क्या 1 3/5, प्रतिशत लाभ कितना, लाभ कितना 3/5 गुना 100 बटा क्या क्रय मूल्य 1 रुपया है। यही आपका आंसर होगा। 5 से 20 बार में 60%। यहां थोड़ा सा अधिक वक्त लग गया, हम लोग उतना वक्त दे दिए जितना वक्त देने का आवश्यकता नहीं था। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए 8 वस्तु खरीदने में मान लिया जाए आपका 100 रुपया लगा, तो 5 वस्तु बेचकर ही 100 रुपया आ गया, तो रुपया के मामले में तो बात बराबर। तो लाभ कितना हो गया 3 वस्तु। 8 वस्तु आप खरीदे थे ना, 5 ही वस्तु बेचे ना, पैसा तो वापस आ गया, तो लाभ क्या हुआ कुछ नहीं, लाभ हुआ 3 वस्तु, क्योंकि आप 8 वस्तु खरीद के लाए थे, 5 ही बेचे हैं, 3 आपके घर है ना, वो वस्तु लाभ नहीं हुआ क्या, वस्तु भी लाभ हुआ। तो आप लिखिए 5 वस्तु बेचकर लाभ कितना 3 वस्तु, 100 वस्तु बेचकर लाभ कितना, यह आपका आंसर है। अब कहिएगा ये क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है, कोई मूल्य नहीं है, ये वस्तु है। इतना वस्तु बेचकर इतना वस्तु का लाभ, तो 100 वस्तु बेचकर कितना वस्तु का लाभ, प्रतिशत लाभ होगा ना, ये आंसर है। 3/5 गुना 100 20 60%। अगले सवाल में आते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका, एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है, इसके 1 घंटे बाद मतलब इस ट्रेन के खुलने के 1 घंटे बाद उसी दिशा में एक और ट्रेन खुलती है जिसका चाल अधिक है। 1 घंटे बाद मतलब दोनों का फासला कितना 80 किलोमीटर। अब क्वेश्चन कहता है यहां से एक ट्रेन चलती है जिसका चाल 100 है, दूसरे का चाल 80 है। क्वेश्चन कहता है कितनी देर बाद पिछली ट्रेन अगली ट्रेन को पकड़ लेगी, यही ना। तो देखिए इन दोनों के चाल में फर्क कितने का 20 किलोमीटर का, मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर का मेकअप हो रहा है।
तो हम लोग सिर्फ जवाब देंगे कि 20 किलोमीटर का मेकअप करना हो तो 1 घंटा पर्याप्त है, 80 किलोमीटर का मेकअप करना हो तो 4 घंटा पर्याप्त है। ये आपका आंसर है।